नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र सिंह। इलेक्ट्रिशियन आईटी नॉलेज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफार्मर पार्ट 2। इससे पहले हमने ट्रांसफार्मर पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया था, जिसको आपने देखा भी होगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो या हमारी क्लास आपके पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, कमेंट कर अपनी राय, अपनी सलाह देना आप नहीं भूलें, क्योंकि आपकी सलाह का हमारे को इंतज़ार रहता है। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारा हौसला बुलंद करता है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ट्रांसफार्मर पार्ट 2। इसमें हम चर्चा करेंगे कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें दो वाइंडिंग होती हैं। एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग को जैसे ही एसी पर्दाय, एसी आपूर्ति से कनेक्ट किया जाता है तो उसमें एक प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। जैसे ही ये प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के मध्य अगर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित कर दी जाती है तो उसमें फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत के आधार पर इसमें एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है और अगर आप इसको डीसी पर्दाय पर जोड़ दोगे तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। दोस्तों, हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को अगर मैं लघुपतित कर दूं, शॉर्ट सर्किट कर दूं, तो इसमें वैसा ही रिएक्शन पैदा होगा जैसा कि एक इंडक्शन या प्रेरण मोटर। आपको यह क्वेश्चन कई बार पूछता है कि ट्रांसफार्मर उसी सिद्धांत पर आधारित होता है जिस सिद्धांत पर डॉट 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 अल्टरनेटर, जनरेटर, डीसी मोटर, प्रेरण मोटर। तो अपना ट्रांसफार्मर उसी सिद्धांत पर आधारित होता है जिस सिद्धांत पर इंडक्शन या प्रेरण मोटर। दोस्तों, हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट जो होता है वो होता है वाइंडिंग इसको कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों, वाइंडिंग को लपेटन भी कहते हैं, लपेटन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये जो वाइंडिंग जो है ये किस वायर से लपेटी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सुपर इनेमल्ड तांबर वायर से ये वाइंडिंग लपेटी जाती है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किस वायर से लपेटी जाती है, तो आप बोलना SE सुपर इनेमल्ड तांबर वायर, या दोस्तों ये ऑप्शन में न हो तो आपको मिलेगा रोगन SE रोगन रोधित तांबर वायर। इन दोनों ऑप्शनों में एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग सुपर इनेमल्ड तांबर वायर या SE रोगन रोधित वायर से बनी होती है। अब दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर जो है, नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर होते हैं, साधारण ट्रांसफार्मर होते हैं, ये दी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। यानी कि दो वाइंडिंग इनमें होती है, इसलिए दी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो दी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो अब प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है? प्राइमरी वाइंडिंग, ध्यान रखना दोस्तों, जो वाइंडिंग आपूर्ति से जुड़ी होती है, सप्लाई पर्दाय से जुड़ी होती है, वो वाइंडिंग अपनी कहलाती है प्राइमरी। और जो सेकेंडरी की अगर बात करें, द्वितीयक वाइंडिंग की अगर बात करें, जो लोड से कनेक्ट होती है, वो वाइंडिंग अपनी कहलाती है सेकेंडरी या द्वितीयक वाइंडिंग। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में दो लपेटन होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। लेकिन यहां पे एक दिक्कत और आती है जो मैं क्लियर कर देता हूं। एक होती है ऊंचाई साइड, एक होती है अपसाइड साइड।
अब ऊंचाई वाइंडिंग कौन सी कहलाएगी, अपचाई वाइंडिंग कौन सी कहलाएगी। तो ध्यान रखना, जो जिस वाइंडिंग में एक ऊंचाई लपेटन, ऊंचाई वाइंडिंग, या एक साइड में लिख देता हूं अपचाई वाइंडिंग, अपचाई वाइंडिंग। तो अपचाई का मतलब हो गया स्टेप डाउन साइड, ऊंचाई का मतलब हो गया स्टेप अप साइड। तो ऊंचाई स्टेप अप जिस साइड में अधिक टर्न होंगे या अधिक वोल्टेज होंगे, वो साइड आपकी ऊंचाई साइड कहलाएगी। और कम टर्न या कम वोल्टेज जिस साइड में होगा, कम वोल्टेज, वो साइड आपकी कहलाएगी अपचाई स्टेप डाउन साइड। आपको पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी ऊंचाई साइड होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी। बिल्कुल दोस्तों, हमें प्राइमरी को या सेकेंडरी को किसी को भी हम ऊंचाई साइड कह सकते हैं, लेकिन कब, जिस वाइंडिंग में टर्न ज्यादा हो, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी, जिस साइड में टर्न ज्यादा हो तो सीधी सी बात है जिस साइड में ज्यादा टर्न होंगे उसी साइड में वोल्टेज भी ज्यादा होंगे। तो जिस साइड में अधिक टर्न और अधिक वोल्टेज होंगे वो साइड आपकी कहलाएगी ऊंचाई साइड, और जिस साइड में कम टर्न और कम वोल्टेज होंगे वो साइड कहलाएगी आपकी स्टेप डाउन साइड या अपचाई साइड। अब दोस्तों, अगर प्राइमरी में ज्यादा टर्न है तो प्राइमरी ऊंचाई साइड, सेकेंडरी में ज्यादा टर्न है तो सेकेंडरी ऊंचाई साइड। क्लियर है दोस्तों। देखिए, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो होती है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जो होती है, अब ये दो लपेटन होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ध्यान रखना, प्राइमरी व सेकेंडरी के मध्य, ध्यान रखना ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के मध्य आपको विद्युत डिग्री एंगल पूछा जाएगा। तो इन दोनों में 180 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि आपको पूछा जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कितना डिग्री का एंगल, विद्युत एंगल होता है, तो अपन बोलेंगे 180 डिग्री। लेकिन दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी को पृथक रखने के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी को पृथक रखने के लिए, पृथक या अलग रखने के लिए एक इंसुलेशन पेपर काम में लिया जाता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को पृथक रखने के लिए, यानी कि दोनों के बीच में एक सेपरेटर लगाया जाता है, उसका नाम होता है बटर पेपर या निम्न में बोलूं तो नवनीत पेपर। फिर से क्लियर कर देता हूं दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में विद्युतीय डिग्री का एंगल पूछे तो 180 डिग्री। प्राइमरी और सेकेंडरी को पृथक रखने के लिए बीच में एक सेपरेटर काम में लेते हैं, एक पृथकारी काम में लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं बटर पेपर या नवनीत पेपर। ध्यान रखना दोस्तों, जो अपना ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो इंसुलेशन काम में लिया जाता है, जो रोधन पदार्थ काम में लिया जाता है, वो ए या ई कैटेगरी का काम में लिया जाता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में काम में लिया गया इंसुलेशन जो है वो किस कैटेगरी का होता है, वाई, ए, ई, एफ, बी, एच, सी, किसका, कौन सी कैटेगरी का होता है, कौन से वर्ग का होता है। तो आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में काम में लिया गया जो इंसुलेशन है वो ए या ई वर्ग का होता है।
दोस्तों आप बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट अपनी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन आती है, उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लपेटन से एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का सबसे ज्यादा या अधिक गर्म होने वाला भाग कौन सा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ट्रांसफार्मर का सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग, गर्म होने वाला जो पार्ट है वो होता है आपकी वाइंडिंग लपेटन, जो ट्रांसफार्मर में सबसे ज्यादा गर्म होने वाला पार्ट होता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर में सबसे अहम भूमिका जो होती है वो वाइंडिंग की ही होती है। तो हमने वाइंडिंग से पूछे जाने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी हमने चर्चा कर ली कि अफचाई वाइंडिंग कौन सी होती है, ऊंचाई कौन सी होती है, सबसे ज्यादा गर्म होने वाला पार्ट कौन सा होता है। वाइंडिंग के पश्चात दोस्तों अपना अहम टॉपिक जो होता है वो होता है कोर। कोर जो होती है दोस्तों, कोर की हम बात करें, कोर ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो मोटी होती है, लेकिन दोस्तों हम एक मोटी चादर या मोटी प्लेट की कोर नहीं बनाते हैं। जबकि मोटी तो होती है, आपने कोर देखी होगी, मोटी होती है, लेकिन वो एक ही प्लेट या एक ही मोटी चादर की नहीं बनी होती है। वो पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियों से स्टेपिंग करके एक मोटी कोर को तैयार किया जाता है। ऐसा क्यों कि पतली पतली पटलों को स्टेपिंग करके एक मोटी लेयर तैयार करी गई, एक मोटी कोर तैयार करी गई। क्या हम एक ही इतनी मोटी लोहे की प्लेट की कोर नहीं बना सकते थे? ऐसा क्यों? तो दोस्तों एक होता है ट्रांसफार्मर में एडी लॉस, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस। तो एडी लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए कोर को एक विशेष डिजाइन से तैयार किया गया। पहले हम समझते हैं कि एडी स्थिति क्या होती है। दोस्तों जैसे ही प्राइमरी को एसी सप्लाई से, एसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो इसमें एक प्रत्यावर्ती मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण सेकेंडरी में विद्युत वाहक पैदा होता है। तो जब सेकेंडरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण सेकेंडरी में विद्युत वाहक पैदा हो सकता है, तो क्या इस कोर में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस कोर में भी आपसी प्रेरण के कारण एक ईएमएफ पैदा होगा और इस ईएमएफ की जो करंट आई है वो इस कोर में अपना सर्किट पूरा करेगी और वैद्युतिक शक्ति का अपव्यय करेगी, जिसके कारण कोर जो है वो गर्म हो जाएगी। इस एडी स्थिति को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो कोर है ये पतली 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 पटलों को स्टेपिंग करके एक मोटी कोर तैयार करते हैं और ये जो कोर होती है इनको दोनों ओर से वार्निश से रोधित करते हैं, ताकि वार्निश से रोधित करेंगे तो क्या होगा कि जो करंट जो फ्लो होगा वो कम होगा। कारण कि ये एक तो पतली पतली काफी सारी पत्तियां जोड़ दी और उसके बीच में रोधन के रूप में हमने वार्निश भर दिया। तो वार्निश भर दोगे तो इस कोर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपकी जो ये एडी करंट है वो कम प्रवाहित होगी और एडी लॉस भी आपका कम हो जाएगा।
तो हमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कोर जो है वो लेमिनेटेड क्यों की जाती है, या कोर को पटलीकरण क्यों किया जाता है, या कोर के बीच में जो पतली पतली पत्तियां होती हैं उनके बीच में वार्निश क्यों भरा जाता है। तो दोस्तों आप बोल देना हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, और हिस्टेरिसिस लॉस को बोलते हैं भंवर लॉस। लेकिन ये जो कोर है ये सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बनाई जाती है। ट्रांसफॉर्मर में ध्यान रखना, पहले हम चर्चा कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर जो है उसमें दो हानि होती हैं। एक तो होती है आपकी कॉपर लॉस, एक होता है आपका कॉपर लॉस, एक होता है दोस्तों आयरन लॉस। आयरन लॉस, ये आयरन लॉस जो होता है आपका ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एडी लॉस, और दूसरा आपका होता है हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि ये कोर जो है लेमिनेटेड या पटलीकरण क्यों की जाती है। तो आप बोलना एडी शक्ति को कम करने के लिए। और इस कोर को सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं, तो ध्यान रखना हिस्टेरिसिस शक्ति को कम करने के लिए हम कोर को सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे ही सिलिकॉन स्टील का नाम आता है तो आप भंवर लॉस भी कर देते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि सिलिकॉन स्टील का नाम आए तो आप बताओ सैक के बाद में क्या आता है आता है। सैक के बाद में है आता है। सिलिकॉन स्टील का नाम आता है आप हिस्टेरिसिस लॉस याद रखना। और हिस्टेरिसिस लॉस को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझ गए सिलिकॉन स्टील पूछा जाए कि कोर जो है सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई जाती है, तो हम बोल देंगे हिस्टेरिसिस शक्ति को कम करने के लिए। और कोर को पटलीकरण क्यों किया जाता है, कोर की मोटाई कम से कम क्यों रखी जाती है, या कोर को वार्निश से लेपित क्यों किया जाता है, तो हम बोलेंगे एडी लॉस या भंवर लॉस को कम करने के लिए। दोस्तों जो कोर होती है ट्रांसफॉर्मर की कोर जो होती है वो मुख्यतः दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है क्रोनोपरूपी, एक होती है आपकी सेल पारूपी। सेल पारूपी ये क्रोनोपरूपी जो होती है इसमें केवल एक ही चुंबकीय मार्ग होता है, एक ही चुंबकीय मार्ग होता है। और अगर लिंब की बात करें तो इसमें दो लिंब होते हैं, एक लिंब और दो लिंब। और वाइंडिंग इसमें आमने सामने लपेटी जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। दोस्तों इसमें चुंबकीय क्षरण जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए ये जो क्रोन है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मरों में भी काम में ली जाती है। तो अगर मैं क्रोनोपरूपी कोर की बात करूं तो अगर इसमें पूछा जाए आपको लिंब कितने होते हैं, लिंब दोस्तों इसमें दो लिंब होते हैं। अगर चुंबकीय मार्ग की बात करूं इसमें चुंबकीय मार्ग कितने होते हैं, तो चुंबकीय मार्ग दोस्तों इसमें एक ही होता है। दोबारा से सुन लीजिए, क्रोनोपरूपी जो कोर होती है उसमें कितने लिंब होते हैं, एक और दो लिंब होते हैं, बिल्कुल दो लिंब होता है। और चुंबकीय मार्ग कितने होते हैं, तो चुंबकीय मार्ग एक ही होता है और इसमें चुंबकीय क्षरण ज्यादा होता है। और वाइंडिंग जो है एक दूसरे के अपोजिट साइड में लपेटी
जाती है। दूसरी क्रोण दोस्तों होती है सेल पारूपी। तो सेल पारूपी क्रोण होती है उसमें दोस्तों चुंबकीय मार्ग की अगर बात करें तो इसमें दो चुंबकीय मार्ग होते हैं, एक चुंबकीय मार्ग, एक चुंबकीय मार्ग और यह अपना दूसरा चुंबकीय मार्ग। अगर सेल पारूपी में लिंब की बात करें तो इसमें दोस्तों तीन लिंब होती हैं, एक, ये दूसरी लिंब, दो और ये तीसरी लिंब, तीन। तो इसमें लिंब कितनी होती है? तो लिंब इसमें होती है 3। चुंबकीय मार्ग कितने होते हैं? तो बोलेंगे 2। दोस्तों इसमें चुंबकीय क्षरण थोड़ा कम होता है, इसलिए इसका उपयोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर में करते हैं। और दोस्तों इसमें आपको पूछा जाए कि सेल पारूपी क्रोण में किस टाइप की कोर काम में ली जाती है, तो इसमें ई व आई टाइप की कोर काम में ली जाती हैं। ई और आई टाइप की कोर इसमें काम में ली जाती हैं। एक तीसरा कोर और होता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं बेरी टाइप कोर, बेरी पारूपी कोर। दोस्तों बेरी पारूपी जो कोर होती है, इनकी आकृति जो होती है वो आयताकार होती है, आयताकार होती है। आयताकार होती है और इसमें अनेक चुंबकीय मार्ग होते हैं। बेरी पारूपी क्रोण जो होती है उसमें आयताकार क्रोण होती है और आयताकार क्रोण होती है और अनेक होती है, अनेक आयताकार क्रोण होती हैं। तो इसमें आपको लिंब पूछी जाएगी, लिंब, इसमें अनेक लिंब होती हैं दोस्तों, अनेक लिंब। चुंबकीय मार्ग भी दोस्तों इसमें अनेक ही होते हैं और चुंबकीय मार्ग अनेक होंगे तो दोस्तों इसमें चुंबकीय क्षरण बहुत ही कम होता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि बताइए विशिष्ट ट्रांसफार्मरों में कौन सी क्रोण होती है, तो आप बोलना बेरी पारूपी। विशिष्ट ट्रांसफार्मर जो होते हैं, विशिष्ट ट्रांसफार्मर, विशिष्ट ट्रांसफार्मर का मतलब है जो टीवी का EHT होता है, टीवी का EHT, टीवी या रेडियो रिसीवर का जो EHT होता है उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, तो हम बोलेंगे बेरी पारूपी, बेरी टाइप। और बेरी टाइप में कौन सी क्रोण होती है, कौन सी कोर होती है, तो हम बोलेंगे आयताकार होती हैं, जिनमें बहुत ही कम चुंबकीय क्षरण होता है। तो दोबारा से दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। क्रोण पारूपी कोर में 2 लिंब होती हैं और एक चुंबकीय मार्ग होता है, और सेल टाइप में 3 लिंब होती हैं और 2 चुंबकीय मार्ग होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, आपका जो ये सेल पारूपी जो क्रोण है, सेल पारूपी जो कोर है, इसमें वाइंडिंग जो है वो मध्य भुजा पर लपेटी जाती है, वाइंडिंग मध्य भुजा पर लपेटी जाती है। दोनों वाइंडिंग सम केंद्रित होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सम केंद्रित वाइंडिंग होती हैं, सम केंद्रित वाइंडिंग होती हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि जो सेल पारूपी ट्रांसफार्मर होता है उसमें दोनों लपेटें समकेंद्रित होती हैं, तो उसमें कोर के नजदीक कौन सी वाइंडिंग होगी? ऑप्शन ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी ऊंचाई साइड, डी अपसाइड साइड। दोस्तों क्रोण के जस्ट ऊपर, क्रोण के जस्ट पास में लो वोल्ट साइड, चाहे वो प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है, दोबारा से सुन ले, प्राइमरी लो वोल्ट साइड प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। मैं प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि कोर के जस्ट ऊपर या जो सबसे पहले लो वोल्टेज साइड लपेटी जाएगी
और उसके बाद में सेपरेटर पेपर लपेटा जाएगा और उसके बाद में हाई वोल्टेज वाइंडिंग लपेटी जाएगी। अगर प्राइमरी हाई वोल्टेज साइड है तो पहले प्राइमरी लपेटी जाएगी और सेकेंडरी प्राइमरी अगर लो वोल्टेज साइड है तो पहले प्राइमरी लपेटी जाएगी, या सेकेंडरी अगर लो वोल्टेज है तो सेकेंडरी लपेटी जाएगी। पहले लपेटी जाएगी तो लो वोल्टेज साइड और उसके बाद में हाई वोल्टेज साइड लपेटी जाएगी। अब दोस्तों क्वेश्चन यहां पर फिर आगे चलते ही कोर में से और क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कोर जो होती है उसका पटलीकरण या कम मोटाई क्यों रखी जाती है, या वार्निश से इसको क्यों लेपा जाता है, या वार्निश से रोधित क्यों किया जाता है। तो ध्यान रखना, कोर की कम से कम मोटाई क्यों रखी जाती है, तो बोलेंगे एडी शक्ति को कम करने के लिए। कोर का पटलीकरण क्यों किया जाता है, एडी शक्ति को कम करने के लिए। कोर को वार्निश से लेपित क्यों किया जाता है, तो भी हम बोलेंगे एडी या भंवर शक्ति को कम करने के लिए। पटलीकरण का क्या अर्थ होता है, बहुत ही पतली पत्तियों को एक साथ स्टेपिंग करना ही पटलीकरण कहलाता है, और पटलीकरण एडी शक्ति या भंवर शक्ति को कम करने के लिए किया जाता है। अगर कोर की बात आए कि कोर सिलिकॉन स्टील से क्यों बनाई जाती है, कोर सिलिकॉन स्टील से क्यों बनाई जाती है, तो आप ध्यान रखना, हिस्टेरिसिस क्षति को कम करने के लिए। स के बाद में है आता है, ध्यान रखना, सिलिकॉन का नाम आते ही हिस्टेरिसिस क्षति को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील की क्रोन बनाते हैं। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन अलग से भी चेंज हो जाता है कि बताइए ट्रांसफॉर्मर की कोर में सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से क्यों बनाते हैं। अब बोलेंगे दोस्तों इसमें दोनों चीज आ गई, सिलिकॉन भी आ गया और लेमिनेटेड भी आ गया, तो हम बोलेंगे हिस्टेरिसिस और एडी शक्ति दोनों को कम करने के लिए। अगर सिलिकॉन और लेमिनेटेड या पटलीकरण दोनों का नाम आ जाता है तो हम बोलेंगे हिस्टेरिसिस और भंवर शक्ति दोनों को कम करने के लिए। दोस्तों कोर की मोटाई कम से कम रखी जानी चाहिए, और कोर की मोटाई कम से कम रखी जानी चाहिए तो होनी कितनी चाहिए, तो हम बोलेंगे 0.35 से लेकर 0.5 mm मोटी कोर की साइज रखी जानी चाहिए। दोस्तों हमारा मेन पार्ट वाइंडिंग हो गया, उसके बाद में कोर। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कोर की सामग्री की। क्लियर हो गया दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोर की मोटाई 2 टोन होती है तो 0.35 से लेकर 0.5 mm। अब कोर की सामग्री ध्यान रखना दोस्तों, कोर की सामग्री कई प्रकार की होती है, जैसे एयर कोर। अब ये एयर कोर जो है ये पेपर या प्लास्टिक की जो बोबिन होती है उसको काम में लिया जाता है। एक ऐसी प्लास्टिक या पेपर की बोबिन होगी, उस बोबिन पर वाइंडिंग लपेटी जाएगी, इसको बोला जाता है एयर कोर। एयर कोर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बोलेंगे पेपर या प्लास्टिक का। अब एयर कोर बनाने का फायदा क्या हुआ, एयर कोर बनाने का फायदा हुआ कि इसमें आयरन लॉस और मैग्नेटिक यानी कि आयरन लॉस या चुंबकीय लॉस नगण्य हो जाते हैं,
और जब इसमें आयरन लॉस और चुंबकीय लॉस नगण्य हो जाएगा ना दोस्तों, तो इस एयर कोर का उपयोग उन ट्रांसफार्मरों में किया जाएगा जो हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी या उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मरों में कौन सी कोर का प्रयोग किया जाता है, तो हम बोलेंगे एयर कोर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक सामग्री और है जिसका नाम है फेरिक कोर, फेराइट पदार्थ, फेरिट कोर। दोस्तों फेरिट कोर जो होती है, ये फेरिट कोर है, और इस फेरिट कोर को बनाने के लिए मेटेरियल पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। और पेराइट मेटेरियल पदार्थों को बनाने से इसमें आयरन लॉस और आपका जो चुंबकीय लॉस है वो चुंबकीय लॉस बिल्कुल ही नगण्य हो जाता है। तो इसका भी उपयोग जो होता है वो उच्च फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मरों में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, एयर कोर जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए तो काम में लिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा उच्च फ्रीक्वेंसी पर कौन सी कोर काम में ली जाती है, कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है, तो हम बोलेंगे फेरिट कोर या फेराइट कोर का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो आपके उच्च फ्रीक्वेंसी उच्च आवृत्ति वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं, उच्च आवृत्ति वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें एयर कोर और फेरिट कोर दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ऑप्शन में ये भी हो और उच्च आवृत्ति का नाम आए तो सबसे ज्यादा उच्च आवृत्ति के लिए फेरिट कोर और मीडियम आवृत्ति के लिए एयर कोर का उपयोग किया जाता है। जो हाई फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जिसको हम जानते हैं उच्च आवृत्ति या हाई फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसफार्मर होते हैं, उसको अपन RFTC या IFTC ट्रांसफार्मरों के नाम से जानते हैं। ये RF रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर ये है इंटरमीडियन फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ये दोनों RFTC और IFTC जो ट्रांसफार्मर हैं, ये दोनों उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर हैं और इनमें एयर कोर या फेरिट कोर का प्रयोग किया जाता है। तीसरी जो सामग्री होती है, पहली मैंने बताई आपको कोर सामग्री एयर कोर, दूसरी आपको मैंने बताई फेरिट कोर, और तीसरी आपकी दोस्तों होती है आयरन कोर। जितने भी आपके नॉर्मल ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें आयरन कोर होती है, और आयरन कोर जो होती है आपको पता ही है सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। दोस्तों ये आयरन कोर जो होती है, ये आयरन कोर, इसमें 3% जो होता है सिलिकॉन होता है। आयरन कोर जो होती है ना, इसमें 3 यानी कि 3% जो होता है वो सिलिकॉन होता है, और 97 जो होता है वो आयरन होता है। अब आप पूछोगे कि सर आयरन कोर होती है उसमें 3% सिलिकॉन और 97 आयरन होता है, तो इस आयरन कोर में हम
3 की जगह सिलिकॉन की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ा दें ताकि इसमें हिस्टैरिसीस लॉस बिल्कुल नगण्य हो जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप सिलिकॉन की मात्रा बढ़ा दोगे तो कोर में भंगुरता दोष उत्पन्न हो जाएगा। भंगुरता दोष उत्पन्न हो जाएगा तो जैसे ही आप कोर को स्टेपिंग करोगे तो स्टेपिंग प्रक्रिया जो होगी उसमें बाधा उत्पन्न होगी। यानी कि जैसे ही आप पतली पतली पत्तियों को एक जगह स्टेपिंग करके प्रेस मशीन से जैसे ही प्रेस करोगे, दबाओगे, स्टेपिंग करोगे, उस टाइम पे सारी क्रोन जो है वो आपकी भंगुर हो जाएंगी और चटक जाएंगी। तो आयरन कोर को भंगुर होने से बचाने के लिए सिलिकॉन की मात्रा को कम ही रखा जाता है। और कम कितना रखा जाता है? 3%। और आयरन की मात्रा 97% होती है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आयरन कोर होती है उसमें सिलिकॉन की मात्रा 3% ही होती है। जो सिलिकॉन की मात्रा हिस्टैरिसीस शक्ति को कम करती है, यदि इस सिलिकॉन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? कोर में भंगुरता दोष उत्पन्न हो जाएगा और कोर आपकी चटक जाएगी। दोस्तों, अगर पतली पतली पत्तियां जो होती हैं उनको बहुत ज्यादा मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ स्टेपिंग किया जाता है, प्रेस किया जाता है और उनको एक रिवेट के द्वारा या नट बोल्टों के द्वारा कस दिया जाता है, उनमें वायु गैप बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोरोन के मध्य वायु गैप रह जाएगा तो उसमें एक साउंड उत्पन्न होगी और ट्रांसफॉर्मर में हूं हूं की आवाज आएगी, जिसको कहते हैं हमिंग दोष। हमिंग दोष से भी क्वेश्चन आता है कि हमिंग क्या है, ट्रांसफॉर्मर में हमिंग क्या है। तो ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर की क्रोन जो होती हैं अगर उनमें वायु गैप हो जाएगा, क्रोन ढीली हो जाएंगी, तो फ्रीक्वेंसी परिवर्तन के कारण कोर जो है उनकी ध्रुवता जो है वो चेंज होगी, चुंबकीय पोलैरिटी चेंज होगी, जिससे उसमें हमिंग की आवाज उत्पन्न हो जाएगी। तो ट्रांसफॉर्मर में हूं की आवाज आना, कंपन की आवाज आना हमिंग दोष कहलाता है। और इसका कारण है क्रोन का ढीला होना या फ्रीक्वेंसी के कारण, चुंबकीय क्रोन की पोलैरिटी के चेंज होने के कारण यह हमिंग की आवाज उत्पन्न होती है। और इसको कम करने के लिए क्रोन को मजबूती के साथ कसना चाहिए, क्रोन बिल्कुल भी ढीली नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आज का लेसन हम यहीं खत्म करते हैं। कल इसी वक्त नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर आपके पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।